नमस्कार, मैं हूं विनोद तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम 15 अगस्त 1947। दिल्ली में तिरंगा फहरा रहा था। लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं था, ये एक ऐसी उम्मीद की शुरुआत थी जिसमें अपना संविधान होगा, अपनी सरकार होगी और देश का भविष्य तय करने का अधिकार भी भारतीयों के हाथ में होगा। लेकिन आज़ादी के समय भारत की ज़मीन पर हकीकत कुछ और थी। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता था, शिक्षा की पहुंच सीमित थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कम थी, सड़क और परिवहन का नेटवर्क आज की तुलना में बहुत छोटा था। और इसी बीच देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए। पंजाब और बंगाल समेत कई इलाके हिंसा और पलायन ने नए भारत के सामने अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी। यानी आज़ादी का जश्न जितना बड़ा था, उसके सामने खड़ी चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी थी। तब भारत की आबादी कितनी थी? सबसे पहले बात आबादी की। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, 1947 में भारत की सीमाएं आज जैसी नहीं थी। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान अलग देश बने, इसलिए 1947 के भारत की आबादी को आज के भारत की सीमा के साथ सीधे जोड़कर देखना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1951 की जनगणना में भारत की आबादी 36 करोड़ 10 लाख दर्ज की गई। यही जनगणना नए भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी। इसमें सिर्फ लोगों की संख्या नहीं गिनी गई, बल्कि गांव और शहर, रोजगार, जीवन यापन, शिक्षा, साक्षरता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसे अनेक पहलुओं का रिकॉर्ड तैयार किया। यानी जिस भारत में आज 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसकी आज़ादी के शुरुआती वर्षों की आबादी करीब 36 करोड़ थी। लेकिन आबादी के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती थी उसे शिक्षा और बेहतर जीवन के अवसर देना। सिर्फ 18% साक्षरता। आज किसी बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन और स्कूल बैग देखना सामान्य है, लेकिन आज़ादी के समय शिक्षा की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर करीब 18.3% थी। यानी हर 100 भारतीयों में लगभग 18 ही लोग साक्षर थे। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि स्कूल कम थे, बल्कि इसका सीधा असर रोजगार, प्रशासन, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सामाजिक विकास पर पड़ता था। देश की बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए शिक्षा तक पहुंचना सीमित था। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी। इसलिए आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक था स्कूलों का विस्तार और शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुँचाना और प्रसार करना। आज़ादी के समय भारत को समझना है तो गाँव को समझना बेहतर होगा। उस दौर में भारत मुख्य रूप से ग्रामीण देश था। देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती थी और कृषि लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार थी। गाँवों में ना आज जैसे पक्के रास्ते थे, ना हर घर बिजली, ना हर घर तक नल, और ना ही आज जैसी सुविधाएं, सड़क और सुविधाएं थीं। कई इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचना भी मौसम पर निर्भर करता था। बरसात आई तो कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल जाते थे, नदी नाले पूर आए थे। किसी भी गंभीर बीमारी की स्थिति में अस्पताल तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। लेकिन यही गांव भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। किसान खेती करते थे, पारंपरिक हुनर से जुड़े थे और स्थानीय बाजार ग्रामीण जीवन की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। आवागमन कैसे होता था? अब बात उस सवाल की जो आज की पीढ़ी के लिए सबसे दिलचस्प है। 1947 में सफ़र कैसे करते थे? आज हमारे पास एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, हवाई जहाज़ों का विशाल नेटवर्क है और हाई स्पीड ट्रेनों का दौर है। लेकिन तब तस्वीर बहुत अलग थी। देश में रेलवे सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी के परिवहन साधनों में से एक थी। पुरानी भाप के इंजन और छुक वाली ट्रेनें बड़े शहरों, कस्बों और व्यापारिक इलाकों को जोड़ती थी। रेलवे का इस्तेमाल यात्री ही नहीं बल्कि सामान और कृषि उत्पादकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी होता था। लेकिन रेल हर गांव तक नहीं पहुंचती थी। गांवों और छोटे कस्बों में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल और पैदल चलना आम साधन थे। जहां सड़कें थी वहां आज जैसी चौड़ी, पक्की और तेज रफ्तार सड़कें नहीं थी। यानी कई बार 20-30 किलोमीटर की यात्रा भी आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा समय ले सकती थी। रेल थी लेकिन आज जैसी नहीं। रेलवे अंग्रेजों के दौर में मुख्य रूप से प्रशासन, व्यापार और सैनिक आवागमन के लिए विकसित की गई थी। आज़ादी के समय भारत के पास रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क जरूर था, लेकिन उसका विस्तार और क्षमता आज के स्तर से बहुत पीछे थी। रेलवे ने भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण सड़कों और स्थानीय परिवहन का ढांचा काफ़ी कमज़ोर था।
इसलिए आज़ादी के बाद भारत के विकास की योजनाओं में सड़क, सिंचाई, बिजली और रेल को बहुत महत्व मिला। प्रशासन की तस्वीर। अब बात करते हैं प्रशासन की। 1947 में भारत को जो प्रशासनिक ढांचा मिला उसकी बड़ी बुनियाद ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार हुई थी। जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। राजस्व, कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम जिला स्तर पर इसी व्यवस्था के जरिए संचालित होते थे। पुलिस व्यवस्था अलग थी। अदालतों और न्याय व्यवस्था का ढांचा अपना था। ब्रिटिश शासन के दौरान बनी इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक थी। आज़ादी के बाद इस प्रशासनिक परंपरा को पूरी तरह खत्म करने के बजाय भारतीय लोकतंत्र और नए संविधान की जरूरतों के अनुसार ढाला गया। आगे चलकर इसी व्यवस्था ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS जैसे नए ढांचे का रूप ले लिया। तब संचार कैसा था, क्या होता था? आज किसी गांव से दिल्ली तक खबर पहुंचाने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन 1947 में संचार की दुनिया बिल्कुल अलग थी। डाक व्यवस्था थी, टेलीग्राम यानी तार था, कुछ जगहों पर टेलीफोन की सुविधा भी थी और रेडियो लोगों तक समाचार और सरकारी संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम था। लेकिन इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी दूर के रिश्तेदार से बात करनी हो तो चिट्ठी एक प्रमुख माध्यम थी और जवाब आने में कई दिन और महीनों लग जाते थे। स्वास्थ्य और जीवन। दरअसल आज़ादी के समय भारत की एक और बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य सुविधाएं। अस्पताल और डॉक्टरों की संख्या सीमित थी। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बेहद कम और ना के बराबर थी। बीमारियां बड़ी चुनौती थी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भी गंभीर चिंता का विषय था। यानी नए भारत को सड़क और स्कूल ही नहीं बनाने थे, बल्कि उसे अस्पताल भी बनाने थे। स्वच्छ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था भी मजबूत करनी थी। आज हम जिस भारत में रहते हैं उसमें सड़क, रेल, मोबाइल, इंटरनेट, स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन 1947 के भारत को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज़ादी करीब 36 करोड़ के स्तर पर थी। साक्षरता लगभग 18% थी और बड़ी आबादी गाँव में रहती थी और परिवहन तथा संचार के साधन सीमित थे। इसके बावजूद इसी भारत ने लोकतंत्र को चुना और अगले कुछ दशकों में से आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कई कदम बढ़ाए। 1947 का भारत, जहां रेल भाप के इंजन से चलती थी, वहीं आज का भारत, जहां सेमी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, तब गांव का रास्ता बैलगाड़ी और पैदल तय होता था। कहीं कहीं तो नाव में भी सफ़र करना पड़ता था और कहीं कहीं डोलियों में सफ़र करना पड़ता। एक्सप्रेस वे और पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं, तब खबर चिट्ठी और तार से पहुंचती थी। आज एक मोबाइल पूरी दुनिया को जेब में समेटे हुए है, तब साक्षरता करीब 18% थी। आज शिक्षा देश के विकास का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए उस शुरुआती भारत को याद करना बेहद ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन असली निर्माण उसके बाद शुरू हुआ। एक गरीब और ग्रामीण देश को आधुनिक राष्ट्र बनाना था। आज शिक्षा से लड़ना था, सड़कें बनानी थी, रेल का विस्तार करना था, स्कूल और अस्पताल खोलने थे, प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाना था और सबसे बड़ी बात, अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रों वाले करोड़ों लोगों को तांत्रिक राष्ट्र की पहचान से जोड़ना था। आज़ादी की कहानी से उस रात की कहानी नहीं है जब सत्ता भारतीयों के हाथ में आई। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने उसके बाद भारत को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, वहाँ से आज का भारत बहुत आगे आ चुका है, बदल चुका है। आज जेन अल्फा की बात तो हो रही है। इंटरनेट की नई वर्चुअल दुनिया में भारत कदम ताल कर रहा है और हम चांद और मंगल पर पहुंच गए। ये सब देशभक्ति के जज्बे की वजह से, जिन्होंने आज़ादी के लिए जान गंवा दे वीरों को नहीं, भारत को नया भारत बनाते लोगों का संघर्ष करीब से नहीं देखा। शायद उनके लिए ही ये कहा गया है, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुझे दीजिए इजाज़त। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।